हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 26 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी जो थीम है वो थीम रखी गई है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ठीक है। और ये जो सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है ये उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए और लोक कला को सर्वव्यापी बनाने के लिए किया गया है। ठीक है। तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 25 दिसंबर से 25 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। ठीक है। कहाँ पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो हम लोग क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्टैटिक चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट बनती हैं, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को यहाँ पर रिवीजन करेंगे। देखिए, मैं हर क्लास में आप लोगों को समझाती हूँ, कहती हूँ कि चीज़ों को याद रखने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है रिवीजन करना। तो चलिए, रिवीजन का एक बार फिर हमें मौका मिला है और हम लोग उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपकी लखनऊ हो जाएगी उत्तर प्रदेश की राजधानी। सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बुक आई थी, बुक का नाम था द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। ठीक है, इस बुक को लिखा था शांतनु गुप्ता ने। तो ये बुक याद रखिएगा और राइटर का नाम भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो हो गए सीएम। अब गवर्नर की बात करें। गवर्नर कौन है? गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अच्छा, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में। तो राजकीय पक्षी हो जाएगा आपका सारस। और अगर मैं पूछूं कि राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु हो जाएगा बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा हो जाएगा। और राजकीय वृक्ष पूछा जाएगा तो आप लोग कहोगे अशोक। और अगर मैं पूछूं राजकीय फल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में आम बहुतायत होता है, तो आम हो जाएगा राजकीय फल। राजकीय पुष्प को पूछूंगी तो आप लोग कहोगे पलाश। पलाश हो जाएगा राजकीय पुष्प। इसको टेसू भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश का जब गठन हुआ था तो यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, याद रखिएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनके नाम पर ही गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है बनाया गया है, जो कि रिहंद बांध पर बना हुआ है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन थी? तो इनका नाम था सुचिता कृपलानी। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे। और पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? तो ये थी जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है भारत का, तो ये थी सरोजनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पहली बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर खोली गई है? तो उत्तर प्रदेश में पहली बैडमिंटन एकेडमी आपकी खोली गई है लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ में खोला गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से, 1 यूनियन टेरिटरी से और एक जो है देश से लगती है। तो उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए, देश तो हो जाएगा नेपाल। नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, इंटरनेशनल सीमा की अगर बात करें तो। और यूनियन टेरिटरी हो जाएगा आपका दिल्ली। बाकी के जो 8 राज्य हैं हम उनको देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से पड़ोसी राज्य हैं, इसकी सीमा कहाँ कहाँ पर छूती है। तो देखिए, एक तो हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हरियाणा, उसके बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद हो जाता है एमपी, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा बिहार, और उसके बाद अंत में हो जाएगा झारखंड। तो ये 8 राज्य हो गए जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जो कि है नरौरा पावर प्लांट। इसका नाम आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अभी एक टाइगर रिजर्व बना था, क्या नाम था उसका? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश का दूसरा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और देश का चौथा और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व कौन बना है? ये बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है। चलिए, अब कुछ योजनाओं को फटाफट हम देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी, हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था कि दुनिया के सबसे बड़े
योग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? वाराणसी में किया है, जिसका कि नाम है स्वरवेद। ठीक है, याद रखोगे आप लोग, स्वरवेद ये योग सेंटर है, वाराणसी में बनाया गया। इसका इनॉग्रेशन अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कब किया था? जब काशी तमिल संगम हो रहा था तब किया था। ठीक है, अच्छा, वाराणसी में बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक 2023 रिपोर्ट के अनुसार जो आई, उसके अनुसार भारत का दुग्ध उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन बना है? तो एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बना है। ठीक है, और देश का पहला टेलीकॉम सेंटर कहाँ पर खोला जा रहा है? टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर, ये कहाँ पर खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है सहारनपुर में। ठीक है, नाम याद रखेंगे, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना कहाँ पर शुरू की गई थी? ये हमारी यूपी में शुरू की गई थी। और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे जो बना है वो बना है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और शिक्षा में समानता के लिए एक पहल की गई थी, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, तो ये कहाँ पर की गई थी? ये भी उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक है, आप लोग याद रखोगे ये सारी योजनाओं को। चलिए, कुछ और योजनाएं हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा बनेगा? उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है। इस समय मोस्ट चर्चित जो शहर है वो है अयोध्या। ठीक है, पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है। मिशन महिला सारथी पहल कहाँ पर शुरू की गई थी? ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। और देश का पहला नौसेना संग्रहालय नेवल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ पर खोला जाना है? ये खोला गया है BHU में। ठीक है, BHU में खुलेगा, इसकी घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, अच्छा, पहला कहाँ पर खोला गया था? ये एम्स में खोला गया था जो कि दिल्ली में है। ठीक है, और दूसरा कहाँ पर है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में। चलिए, स्वस्थ त्यौहार अभियान कहाँ पर चलाया गया था? उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। यूपी में जो महिला बीट अधिकारी होती हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनका नाम जो दिया गया है उनको कहा जाएगा शक्ति दीदियाँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शक्ति दीदियाँ। अच्छा, यूपी में पहला मोटो GP रेस का आयोजन किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। तो याद रखिएगा, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में इसका आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखेंगे आप। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में। 2023 के वर्जन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और ये संस्करण कौन सा था? तीसरा संस्करण था, ये भी ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में जेल जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है उनका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? सुधार गृह कर दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोग सब ध्यान रखोगे, सुधार गृह। और उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर मंदिर संग्रहालय बनाएगी? तो ये भी उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित शहर में जहाँ पर कि सोलर सिटी बन रहा है वो अयोध्या में बनेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश का जो जलीय जीव है वो कौन है? ये गंगा डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, यूपी में एक भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया था, ये कहाँ पर खोला गया था? प्रजनन के साथ साथ संरक्षण का काम भी यहाँ पर होगा, तो ये महाराजगंज जिले में खोला गया था, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, महाराजगंज जिले में खोला गया था। वन टैप वन ट्री अभियान कहाँ पर चला? ये चला है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहला वैश्विक थीम पार्क कहाँ पर बनेगा? उत्तर प्रदेश में बनेगा। और नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका कि नाम था राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, 2023 के लिए। तो उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य बना है जिसने गरीबी में सर्वाधिक कमी की थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और पंचामृत योजना कहाँ पर चलाई गई थी? पंचामृत योजना आपकी उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये वाराणसी में किया गया। ठीक है, पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ पर चलाई गई? उत्तर प्रदेश में चलाई गई। मिशन दुग्ध नंद बाबा दुग्ध मिशन परियोजना कहाँ पर चलाई गई? योजना कहाँ शुरू की गई? ये उत्तर प्रदेश मथुरा में शुरू की गई थी। ठीक है, और बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये
उत्तर प्रदेश बना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन वर्ल्ड टीवी समिट कहाँ पर हुआ था? तो वन वर्ल्ड टीवी समिट हुआ था बनारस में, वाराणसी में, इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पर रिवीजन कर लिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही एक वीडियो लाने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश का 6 मंथ का जो भी करंट अफेयर बनेगा उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके, और आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पे आर्ट और कल्चर को भी ऐड करूँ। तो ठीक है, मैं ये वीडियो जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करूँगी। मे बी ईयर एंड तक आप लोगों को ये वीडियो मिलना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों का कोई स्टडी ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, तो उसमें शेयर करिएगा जिससे आप लोगों के दोस्त भी ये देख सकें। और वीडियो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 दिसंबर को किनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इस दिन किसकी जयंती होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, ठीक है। इस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे क्यों मनाया जाता है? कि जो भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिकों को सरकार की जो उनके प्रति जवाबदेहिता है उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। इस बार 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी जयंती थी? तो ये 99वीं जयंती थी, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। और पहला सुशासन दिवस कब मनाया गया था? तो पहला सुशासन दिवस मनाया गया था वर्ष 2014 में। और अटल बिहारी जी की अगर हम बात करें, उनका कुछ बैकग्राउंड देखें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अटल बिहारी जी का जन्म जो है ये हुआ था ग्वालियर में, ठीक है। और सुशासन सप्ताह अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आप लोग कहोगे 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाता है। और अटल बिहारी जी के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, हम जान लेते हैं यहाँ पर कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वे बीजेपी के ऐसे पहले नेता थे जो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें से पहली बार कब बने? 1996 में बने, केवल 13 दिनों के लिए, ठीक है, मात्र 13 डेज के लिए। उसके बाद 1998 में बने 13 महीनों के लिए। उसके बाद 1999 में बने, ठीक है। तब ये वर्ष 2000 तक इन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। न्यू दिल्ली में एक स्मारक बनाया गया है अटल बिहारी जी के नाम से, उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा सदैव अटल, ठीक है। न्यू दिल्ली में ये स्मारक है सदैव अटल, ये चीज़ें सारी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अब चलिए एक नज़र डाल लेते हैं हम ऑप्शंस पे, ये टाइम है रिवीजन करने का। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती हमने अभी मनाई थी, कब मनाई थी? 23 दिसंबर को मनाई थी। और इनकी जयंती के दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन है, मतलब अगला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो जयंती होती है किस दिन होती है? 11 नवंबर को होती है। 11 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी की जयंती कब होती है? राजीव गांधी की जयंती होती है आपकी 20 अगस्त को, और इस दिन क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में कला और साहित्य में यूएई का ग्रेट अरब माइंड अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो यूएई का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है इसको, ग्रेट अरब माइंड्स को, ये दिया गया है वासिनी लॉरेडेस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, वासिनी लॉरेट जो हैं, वासिनी लॉरेट ये अल्जीरियाई प्रोफेसर हैं, ठीक है। इन्हें साहित्य और कला के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है, जिसका कि नाम है यूएई की तरफ से दिया जाता है, ये संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड वर्ष 2023 के लिए दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इसे अरेबियन नोबेल प्राइज़ के नाम से जाना जाता है। ये जो पुरस्कार है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक प्रभाव डालने के लिए सार्थक विचार प्रस्तुत करते हैं, इस क्षेत्र में कुछ करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद तो ये हो गया हमारा क्या, ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया वासिनी लॉरेंस को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ ही हम ऑप्शंस पर एक नज़र डालेंगे। अभी हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। देखिए,
दीनानाथ राजपूत कौन है? दीनानाथ राजपूत जो है इनको दिया गया था दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी चर्चा में रहे थे। अगली हो जाती हैं सफ़ीना हुसैन। सफ़ीना हुसैन को क्या मिला था? सफ़ीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार मिला था। ठीक है, वाइज पुरस्कार जीता था किसने? सफ़ीना हुसैन ने। और अब्दुल्लाही मायर जो हैं इनको क्या मिला था? UNHRC की तरफ से इनको मिला था नौसेन शरणार्थी अवार्ड। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए। तो ये नाम भी चर्चा में थे, इनको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, रिवीजन मैं जब भी करवाऊंगी तो आप लोग मेरे साथ बोलते चलोगे। रिवीजन के टाइम बोलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी चीज़ें याद रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में 20वां फीफा क्लब विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो 20वां फीफा क्लब विश्व कप जो है ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में हुआ था। और इसका संस्करण कौन सा था? तो 20वां संस्करण था, ध्यान रखेंगे। अब मैनचेस्टर सिटी जो है विजेता है, तो उपविजेता कौन हो जाता है? उपविजेता हो जाता है फ्लूमिंजे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है फ्लूमिंजे जो है ये उपविजेता है। फ्लूमिंजे क्लब इसमें ऐड कर लीजिएगा आगे। फ्लूमिंजे क्लब उपविजेता बना है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का। ठीक है, अब यहाँ पे बात आएगी ये कि बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है ये रॉड्री को दिया गया है। रॉड्री को दिया गया है और ये मैनचेस्टर सिटी के जो क्लब है इस टीम के प्लेयर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया है? तो फेयर प्ले अवार्ड जो है, फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है अल इतिहाद क्लब जो है इसको दिया गया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा 20वां फीफा विश्व कप। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ मंच का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया बिहार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर किया गया? बोध गया में किया गया। ठीक है, बोध गया। और हमने कल बिहार की काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, तो आप स्टैटिक पॉइंट भी याद रखेंगे। बिहार के हम यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट जो है रिवाइज करने वाले नहीं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है जो तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और ये 3 दिनों तक चलेगा। ये जो संघ का अंतर्राष्ट्रीय संघ मंच का आयोजन हुआ, यहाँ पर करीब 33 देशों से 2000 विद्वान आए थे, उन्होंने इस मंच पर हिस्सा लिया। ठीक है, अब दलाई लामा जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दलाई लामा जो हैं तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं और इनके बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो हमारे लिए ये बनता है कि इन्हें 1959 के लिए, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, किसको कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को हम क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज़ कहते हैं। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 का किसको दिया गया था? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया था। लेकिन उस समय अनाउंसमेंट हुआ था, इनको 64 वर्षों के बाद ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पैरा एथलीट पुरस्कार जो कि घोषित किए गए हैं, इसकी तरफ से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पैरा एथलीट्स में जो बनी है वो शीतल देवी बनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शीतल देवी कौन है? शीतल देवी के लिए हम पढ़ चुके हैं पिछले करंट अफेयर्स में कि ये आर्चरी जो गेम है जिसे कि तीरंदाजी कहते हैं, तीरंदाजी की प्लेयर हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस खेल से संबंधित होता है कौन सा खिलाड़ी, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। और शीतल देवी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड के लिए भी चुना गया है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई महिला एथलीट की। पैरा एथलीट्स में अगर पूछें यहाँ पर कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन चुना गया है, मेन एथलीट कौन है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल। ठीक है, अब सुमित अंतिल कौन सा गेम खेलते हैं? तो सुमित अंतिल जो है भाला फेंक से संबंधित हैं। भाला फेंक गेम ये जो है खेलते हैं। भाला फेंक इसे ही हम क्या कहते हैं? जवेलियन थ्रो कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी एक इसी के जो कैटेगरी है इसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मुरलीकांत पेटकर को। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, मुरलीकांत पेटकर को
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ये कौन से गेम से संबंधित हैं? ये तैराकी से संबंधित हैं, ठीक है, स्विमिंग से संबंधित हैं। सर्वश्रेष्ठ कोच किसको चुना गया है? तो भाई बेस्ट कोच चुना गया है गौरव खन्ना को, ठीक है, गौरव खन्ना, ये पैरा बैडमिंटन के कोच हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब है सर्वश्रेष्ठ एकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये भी गौरव खन्ना को दिया गया है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो जो भारत की ब्लाइंड शतरंज टीम है, ब्लाइंड शतरंज टीम को ये मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में छठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो, जिसका कि ये छठा संस्करण था, इसका आयोजन किया गया है गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद शहर में इसका आयोजन किया गया है। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? अहमदाबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है अ न्यू इंटीग्रल विजन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। और ये कब से कब तक चलने वाला है? तो ये 21 से 24 दिसंबर तक चला है, ठीक है, याद रखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में तानसेन समारोह कहाँ पर मनाया गया है? तो तानसेन समारोह जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हर साल मध्य प्रदेश में ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार ये इसका 99वां संस्करण था, ठीक है। वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण था? 99वां संस्करण था। तानसेन जो है ग्वालियर से बिलोंग करते थे और ये अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। तो मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा इसका आयोजन, तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है, हर साल किया जाता है, ठीक है। और तानसेन समारोह में शास्त्रीय संगीत के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान वर्ष 2023 के लिए किसको दिया गया? ये चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 के लिए जिनको दिया गया उनका नाम है पंडित गणपति भट्ट, ठीक है। क्या नाम है? पंडित गणपति भट्ट। देखिए, मैं चीज़ें 2-3 बार रिवाइज करती हूँ, इसलिए कि आप यदि एक बार छूट गया है आपका बोलने से मेरे साथ, तो आप उसको बोलो, ठीक है। और जितना बोलोगे उतनी ही चीज़ें याद होंगी। तो शास्त्रीय संगीत के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको मिला है? पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है। और तानसेन समारोह वर्ष 2023 के लिए कहाँ आयोजन किया गया? ग्वालियर में आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिसलरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो दीपिका पादुकोण जो है ये बिसलरी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो बिसलरी है ये मिनरल वाटर का एक ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। और इसको इन्होंने ग्लोबली जिनको ब्रांड एम्बेसडर पहली बार नियुक्त किया गया है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, वो हैं दीपिका पादुकोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया है? तो देखिए, प्रोजेक्ट प्रयास जो शुरू किया गया है ये किया गया है वर्ल्ड माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट प्रयास है ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि भारतीय श्रमिकों और छात्रों को नियमित और सुरक्षित माइग्रेशन प्रदान करवाना और इसको बढ़ावा देना। किसको? नियमित और सुरक्षित माइग्रेशन को, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास की शुरुआत की गई है। अब प्रोजेक्ट प्रयास क्या है? प्रयास देखिए, प्रयास जो है उसकी फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी, प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है। क्या हो जाएगी? प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। अच्छा, अगर हम अभी बात करें वर्ल्ड माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। अगर मैं पूछूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका स्विट्ज़रलैंड में। और इसमें कितने सदस्य देश हैं ये चीज़ बहुत याद रखने वाली है, गौर करने वाली है। तो इसमें कुल 175 सदस्य देश हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? हाँ, बिल्कुल भारत इसका सदस्य है, ठीक है। तभी तो इंडिया के लिए ये जो थीम रखी गई है, भारतीय श्रमिकों और छात्रों
के लिए नियमित और सुरक्षित माइग्रेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 26 दिसंबर का ये करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो मैं आप लोगों को फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगी, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।